ये जो आपकी क्लास होने वाली है पूरी की पूरी क्लास आपकी यहाँ पे एसएससी जीडी को लेकर होने वाली है। यहाँ पे आपके जो प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, उन क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, बिना किसी देरी के आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो है वो आपके जोड़े गए थे। ठीक है, संविधान संशोधन समझो आपका होता क्या है। संविधान संशोधन के बारे में अगर बात करते हैं तो संविधान में जो चेंजेस होते रहते हैं उन चेंजेस को आपका क्या बोला जाता है, उन चेंजेस को आपका यहाँ पे संविधान संशोधन बोला जाता है। ठीक है ना, आप यहाँ पर ये भी याद रखेंगे कि सर जो भी चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को हमारा यहाँ पर क्या बोलते हैं, चेंजेस को हमारा संविधान संशोधन बोलते हैं। पहली चीज, अब किसमें यहाँ पर हुआ, 28वां संविधान संशोधन हुआ था, 40वां हुआ था, 42वां हुआ था या फिर आपका 52वां हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर से समझो 42वां संविधान संशोधन होता है जो कि आपका 1976 में होता है। ठीक है ना, कब होता है ये आपका 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है, जहां पर आपका क्या हो जाता है, जहां पे समाजवादी, ठीक है ना, समाजवादी का मतलब समझ रहे हो क्या, समाजवादी और आपका धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया। ठीक है ना, असल में अगर हम लोग बात करते हैं तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और इसी के साथ में आपका क्या हो जाता है कि राष्ट्र की अखंडता। ठीक है ना, संशोधन जो आपका होता है इसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, जिसका मतलब आपका क्या हो जाता है, जिसका मतलब हो जाता है कि जो राष्ट्र है, ठीक है ना, इस राष्ट्र की यहाँ पर क्या हो जाएगी, अखंडता। ठीक है ना, इस राष्ट्र की क्या हो जाती है यहाँ पे अखंडता के बारे में यहाँ पर क्या करा गया, डिस्कशन करा गया या फिर आपका चर्चा करा गया। ठीक है ना, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, और हम लोग यहाँ तक समझ गए। और बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो आपकी प्रस्तावना रखी गई थी या फिर ये जो संशोधन होता है, किसी भी संशोधन से पहले क्या रखी जाती है, तो किसी भी संशोधन से पहले प्रस्तावना रखी जाती है कि एक अच्छा सा जो नोटिस है उसको तैयार करा जाता है, रखा जाता है कि भाई ये चीज जो हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। तो उस प्रस्तावना को संविधान की कुंजी जो है नाम दिया गया था। जब ये आपके संशोधन के लिए जो प्रस्तावना रखी गई थी इसको आपका क्या नाम दिया गया था, तो आप लोग सभी लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि इसको संविधान की कुंजी जो है वो आपका नाम दिया गया था। ठीक है, क्लियर सभी को, यहाँ तक बोलेंगे सर बिल्कुल हमको यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दे रखा है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अस्थायी रूप से कौन काम करता है। ठीक है ना, देखो राष्ट्रपति है, ठीक है, और उपराष्ट्रपति है, अस्थायी रूप से जो यहाँ पर है वो कौन काम करता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा नामित कोई व्यक्ति या लोकसभा का अध्यक्ष या फिर राज्यसभा का उपसभापति या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, फिर से समझो, जब यहाँ पे भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का अस्थायी रूप हो, मतलब जो पद है वो यहाँ पे रिक्त हो, तो वहां पर कौन काम करता है, संसद के दोनों सदन काम करेंगे या फिर लोकसभा का अध्यक्ष या फिर राज्यसभा का आपका उपसभापति या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर समझना एक बात कि बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, तो एक तरीके की ये स्थिति तो कभी पहली बात हो ही नहीं सकती है कि दोनों के दोनों पद जो है वो आपके रिक्त। ठीक है ना, ये पहली बात तो स्थिति आपकी हो नहीं सकती है। लेकिन अगर ये स्थिति भी आपकी रिक्त है और अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है, ऐसी इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है, तो उस समय पर आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ पे काम करेगा। तो आप याद रखेंगे कि जो हमारा मुख्य न्यायाधीश होता है भारत का, ठीक है, बात को समझो, जो हमारा यहाँ पे उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो वहां पर क्या करता है कि उनका जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है उनका यहाँ पे कार्य को या फिर संभाल सकता है या फिर उनकी सीट पे जाके बैठ सकता है। ठीक है, और ये भी किस चीज में लिखा गया है, तो आप याद रखोगे कि आर्टिकल 70 में ये चीज यहाँ पे हमारी मेंशन करी गई है। ठीक है ना, आप यहाँ पर ये भी याद रखेंगे कि आर्टिकल 70 में इस चीज को मेंशन करा गया है कि जब भारत का मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, ये यहां पर क्या करेगा कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं और जो उपराष्ट्रपति हैं, जब इनका पद रिक्त होगा तो वहां पर क्या होगा, इनके पद को यहां पर क्या करेगा, इनके पद को ग्रहण करेगा। ग्रहण तो नहीं कह सकते, लेकिन इनके पद को ग्रहण करने का जो भी मतलब कार्य होता है या फिर इनके पद के जो भी सारे कार्य होते हैं वो यहाँ पे भारत का मुख्य न्यायाधीश इसको कंप्लीट करेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा यहाँ पर क्या दे रखा है। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास या रखरखाव का प्रबंधन की देखभाल कौन करता है, भारत का इस्पात प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या फिर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग आपका प्राधिकरण। ठीक है, बताइए यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा। तो आप यहाँ पर याद रखना कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यहाँ पर क्या करता है, देखभाल करता है। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं समझ गए, कहेंगे सर बिल्कुल समझ गए। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसका जो गठन होता है वो कब होता है, तो आप यहाँ पर ये भी समझना है कि 27 अक्टूबर 1986 में क्या हो जाता है, इसका गठन होता है। ठीक है, आप यहाँ पर याद रखना कि भाई 27 अक्टूबर 1986 में क्या होता है, इसका गठन होता है। पहली बात तो आप यहाँ पर याद रखोगे। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे समझते हैं तो हमारा शिपिंग मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर इसका गठन भी करा जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर ये भी याद रखेंगे किसके द्वारा करा जाता है, तो जो हमारा शिपिंग मंत्रालय है, इस शिपिंग मंत्रालय के द्वारा हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर इसका गठन जो है वो आपका करा जाता है। क्लियर यहाँ तक सभी को, बोलेंगे सर बिल्कुल हमें यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, कोई दिक्कत या परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। चलो अगला देखो कि किसी वस्तु के त्वरण को तब डैश कहा जाता है जब वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में वेग बढ़ता है या घटता है, असमान, ऋणात्मक, एक समान या फिर आपका धनात्मक। ठीक है,
चलो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, तो इस चीज को समझना कि जब आपकी वस्तु एक समान, ठीक है, इस चीज को समझो, जब किसी वस्तु का त्वरण जो है वो आपका एक समान तब होता है जब वह सीधी रेखा में गति करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत है क्षोभ मंडल है, वायुमंडल है, या फिर आपका आयन मंडल है, या फिर आपका समताप मंडल है। वायुमंडल में जो सबसे नीचे वाली परत है वो आपकी कौन सी हो जाती है, तो आप इस चीज को याद रखोगे कि वायुमंडल के अंदर जो सबसे नीची परत होती है वो आपकी क्षोभ मंडल होती है। ठीक है ना, क्या हो जाती है, आपकी क्षोभ मंडल हो जाती है। और क्षोभ मंडल के बारे में भी अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारे ध्रुव हो जाते हैं ना, इन ध्रुवों से जो इसकी दूरी हो जाती है वो अप्रोक्सीमेटली सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर की होती है। ठीक है, ध्रुवों से इसकी जो दूरी होती है वो कितनी होती है, सिर्फ 8 किलोमीटर की होती है। और जो हमारी विषुवत रेखा है उससे क्या हो जाती है, कम से कम लगभग ये आपकी एक तरीके से 18 किलोमीटर की इसकी दूरी होती है। ठीक है, दोनों बातों को याद रखना, ऊंचाई की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, 18 किलोमीटर की ऊंचाई इसकी क्या होती है, विषुवत रेखा से होती है। और ध्रुवों से जो है इसकी यहाँ पे ऊंचाई कितनी हो जाती है, ध्रुवों से इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है। अब कहीं कहीं पर क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मीन्स है सिर्फ आपको कंफ्यूज करना, और इसमें अगर इस क्वेश्चन में वो इतना कंफ्यूज कर सकता है कि आपसे यहाँ पे क्षोभ मंडल न लिखते हुए इसका दूसरा नाम दे देगा। दूसरा नाम यहाँ पर आपका क्या बोल देगा कि भाई मान लो क्षोभ मंडल नहीं, इसको संवहन या फिर आपका अधोम मंडल भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, आपका संवहन भी बोलते हैं और आपका अधोम मंडल भी आपका जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, दोनों बातें आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा कि अधोम मंडल जो है वो भी इसका यहाँ पर क्या हो जाता है, एक नाम हो जाता है। क्लियर सभी को यहाँ तक, चलिए बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि भाई छिली हुई जो सब्जियां होती हैं उसको धोने से कौन सा विटामिन जो है निकाला जाता है। देखो फिर से पढ़ लो एक बार, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन जो है निकल जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। एक चीज को बड़े ध्यान से समझना कि अगर हम लोग छिली हुई विटामिन के बारे में बात करते हैं, जैसे उनको धोया जाता है तो उनमें से विटामिन सी जो है वो आपका क्या हो जाता है, निकल जाता है। और अगर इसी के अलावा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो विटामिन सी जो है वो आपका किस किस में होता है। सबसे पहली चीज आप यहाँ पर याद रखो कि विटामिन सी जो होता है वो एक तरीके का आपका एस्कॉर्बिक अम्ल भी होता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड भी इसको बोला जाता है, फिर इसको आपका एस्कॉर्बिक अम्ल भी बोला जाता है। ठीक है, बोलेंगे सब बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक समझ गए कि इसको एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है। अगर इसके बारे में थोड़ी सी चीज को हम लोग समझते हैं तो ये किस किस में पाया जाता है, तो पहला चीज आप यहाँ पर याद रखिएगा कि पहला ये जो है वो आपका नींबू में पाया जाता है, दूसरा ये जो है वो आपका कहाँ पर पाया जाता है, दूसरा ये आपका संतरा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए 2011 और 2012 में की गई जनगणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा डैश प्रति माह तय की गई थी कितनी, 816, 752, 687 या फिर आपका 1000। तो यहाँ पर याद रखिएगा उस समय पर जो है वो गरीबी रेखा कितनी यहाँ पर निर्धारित करी गई थी, तो वो आपकी 816 रुपए निर्धारित करी गई थी। और शहर वाले लोगों के लिए गरीबी रेखा जो थी वो आपकी कितनी निर्धारित करी गई थी, 1000 रुपए आपकी निर्धारित करी गई। ठीक है, चलिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किन संस्था के द्वारा जो है वो आपकी करी जाती है। चलो जल्दी से बताओ कि यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या हो जाएगा। सबसे पहली चीज समझो यहाँ पे कि भारत में जो आपका हमारा हो जाता है कि राष्ट्रीय जो हमारी यहाँ पे एक तरीके से गणना जो है, आय की जो जनगणना है या फिर गणना जो है वो किस तरह से करी जाती है, तो वो आपकी किस संस्था के द्वारा करी जाती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ठीक है ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ये जो जनगणना है, गणना जो है वो आपकी करी जाती है, जिसको हमारा क्या बोला जाता है, जिसको हमारा CSO बोला जाता है। ठीक है ना, क्या बोला जाता है, CSO बोला जाता है। और इसके बारे में अगर हम लोग थोड़ी सी चीज यहाँ पर याद रखते हैं तो इस चीज को याद रखिएगा कि इस संस्था का जो गठन हुआ था वो आपका 1951 मई में हुआ था। ठीक है ना, कब होता है, 1951 मई में क्या हो जाता है, इस संस्था का जो गठन है वो आपका होता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो अलर मेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है, भरतनाट्यम, कथकली, उड़ीसी या फिर आपके कथक। यहाँ पे बताएंगे कि जो हमारा सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा। चलो भाई समझो, यहाँ पे बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर समझना अल्लर मेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि ये आपके भरतनाट्यम नृत्य के क्या हो जाते हैं, भरतनाट्यम नृत्य के ये आपके प्रतिपादक हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इनके बारे में बात करते हैं, अल्लर मेल वल्ली के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो एक चीज को और यहाँ पे ये समझना कि इनको जो है बेसिकली यहाँ पे 2004 में पद्म भूषण भी मिला गया। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर क्या याद रखोगे कि 2004 में इनको क्या मिला है, तो 2004 में इनको पद्म विभूषण भी मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि सर जो पद्म भूषण का पुरस्कार है वो इनको कब मिलता है, 2004 में भी मिलता है। इस चीज को भी हम लोग याद रखेंगे। और किस शास्त्रीय नृत्य से प्रतिपादक करते हैं, तो भरतनाट्यम से आपके प्रतिपादक करते हैं। ठीक है, भारत सरकार ने वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPM जय को मंजूरी दी थी, कब मंजूरी दी थी आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है इसको मंजूरी 2018 में मिलती है। ठीक है, पहली चीज तो यहाँ पर याद रखोगे कि जो मंजूरी है वो आपकी कब मिलती है, 2018 में मिलती है। और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था ना,
कि जितने के जितने कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, ठीक है ना, यहाँ पर याद रखिएगा, एक पॉइंट को यहाँ पर याद रखिएगा कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, ठीक है, इनको यहाँ पर क्या करना, ठीक है, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं इनको यहाँ पे एक तरीके से स्वास्थ्य बीमा के लिए मुहैया करवाना है, फिर कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा करवाना, ठीक है ना, कमजोर लोगों को यहाँ पर क्या करवाना, जो स्वास्थ्य हो जाता है, इस स्वास्थ्य का यहाँ पर क्या करवाना है, यहाँ पे तो स्वास्थ्य का जो बीमा होता है वो यहाँ पे करवाना, ठीक है। अब अगर स्वास्थ्य बीमा के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये वही वाले आयुष्मान कार्ड हो जाते हैं जो यहाँ पे कई लोगों के बने हुए हैं, ठीक है, जिसमें प्रत्येक परिवार को यहाँ पे क्या मिलेगी, 5 लाख की राशि मिलेगी इलाज करवाने के लिए, ठीक है ना, प्रत्येक परिवार को यहाँ पर क्या मिलेगी, 5 लाख की आपकी जो है वो यहाँ पे राशि मिलेगी, यहाँ पर क्या करवाने के लिए, इलाज करवाने के लिए, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलेंगे सर बिल्कुल हम लोग यहाँ पर समझ गए, ठीक है। और किसके द्वारा यहाँ पे करवाया गया, तो कैशर रहित स्वास्थ्य बीमा जो है, ठीक है, इसको एक और नाम हो जाता है, इसको क्या हो जाता है, इसको कैशर रहित स्वास्थ्य बीमा भी आपका बोला जाता है, ठीक है ना, क्या बोला जाता है, कैशर रहित स्वास्थ्य बीमा। कैशर रहित एक आपकी क्या हो जाती है, ये एक आपकी संस्था हो जाती है जिसने यहाँ पर क्या करती है, भारत सरकार इस संस्था के सपोर्ट से जो बीमा है वो आपकी करवाती है, ठीक है। चलिए, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं, बिना मृदा के पौधों की कृषि, या बिना मृदा के फूलों की कृषि, या फिर बिना मृदा के वनों की कृषि, या फिर आपका नन ऑफ दीज। तो हाइड्रोपोनिक्स आपको बताना है किसको बोला जाता है। एक चीज को बड़े ध्यान से समझना कि बिना मृदा के जो पौधों की खेती होती है उसको आपका क्या बोलते हैं, उसको आपका हाइड्रोपोनिक्स जो है यहाँ पे नाम दिया जाता है, फिर हाइड्रोपोनिक्स जो है वो आपका बोला जाता है। इसको थोड़ा सा और समझ लो कि बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें पौधों में क्या हो जाती है, यहाँ पे कोई मृदा की आवश्यकता नहीं होती है। होता क्या है इसमें कि पानी से यहाँ पे क्या हो जाता है, खनिज का एक तरीके से विलयन करवाया जाता है, या फिर आप ये समझो यहाँ पे कि खनिज के पोषक समाधान का यहाँ पे उपयोग करा जाता है, ठीक है ना, क्या करा जाता है यहाँ पे, जो खनिज होता है उसका जो पोषक समाधान होता है, ठीक है, खनिज में जो पोषक तत्व होते हैं उसके समाधान से यहाँ पर क्या होता है, उसके समाधान से यहाँ पर खेती जो है वो पौधों की करी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, जो कि क्या हो जाता है, जो कि विलयनशील हो जाता है, किसमें विलयनशील हो जाता है, जो कि आपका पानी में विलयनशील हो जाता है, ठीक है ना, इसमें आपका, तो आप बात याद रखिएगा कि पानी में आपका विलयनशील हो जाता है। पृथ्वी के टकराने वाला पैरामैग्नेटिक विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, या फिर आपका ऑक्सीजन। चलो भाई जल्दी से बताओ, ठीक है, समझो। अगर हम लोग बात करते हैं तो किसके यहाँ पर टकराने से अवक्षय हो जाता है, तो आप याद रखिएगा ओजोन के टकराने से यहाँ पर क्या हो जाता है, अवक्षय हो जाता है। ओजोन का आपको रासायनिक सूत्र पता है, तो इसका रासायनिक सूत्र आपका हो जाता है O3 हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, O3 हो जाता है। और बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो ओजोन परत है ये डे बाय डे हमारे ही द्वारा यहाँ पे क्या हो रही है, नष्ट भी हो रही है। इसको नष्ट होने में हमारे जो मतलब बेसिकली क्या हो जाता है, ओजोन लेयर, ठीक है ना, सभी ने पढ़ा होगा कि क्या हो जाता है, ये आपकी ओजोन लेयर हो जाती है, और इसके नष्ट होने में भी सबसे बड़ा जो हाथ है कहीं ना कहीं वो भी हम ही लोगों का है। अगर ओजोन लेयर में हम लोग अगर देखते हैं कि डेली पॉल्यूशन जो है इसका सबसे बड़ा यहाँ पे नाम हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, पॉल्यूशन जो है ना वो आपका यहाँ पे सबसे पहली चीज है, इसकी वजह से ही जो है सबसे ज्यादा हार्म होता है, ठीक है, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, सबसे ज्यादा हार्म जो है किसकी वजह से होता है, पॉल्यूशन की वजह से होता है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का जो गठन है वो आपका किस लिए हुआ था, आपको बताना है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के लिए अधिनियम 1974 तहत किया गया था गठन, ठीक है, या फिर राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995, या फिर वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, या फिर राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम आपको बताना 1997, ठीक है। यहाँ पे बताएंगे कि जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या बनेगा। कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है, बहुत ज्यादा ईजी है, ठीक है। देखो, अगर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के बारे में बात करते हैं तो 1974 में आपका क्या हो जाता है कि जो जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम होता है उसके तहत आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे इस बोर्ड का क्या होता है, गठन होता है, ठीक है ना, इस बोर्ड का जो गठन है वो इसी के तहत जो है वो आपका करा जाता है। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब समझो, यहाँ पे जब उसके तहत इसका गठन यहाँ पे करा जाता है तो कोई भी गठन के पीछे का एक रीजन होगा, है ना, क्या होगा, कोई भी गठन होने से पहले के एक कुछ रीजन होते हैं, ठीक है ना। होता क्या है कि उस समय पर एक आपकी रिपोर्ट जारी होती है, वो रिपोर्ट कई चीजों की होती है, वायु की, जल प्रदूषण की, तो उस रिपोर्ट में ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं डे बाई डे जो चीजें हैं बहुत ज्यादा खराब होती जा रही, प्रदूषण जो है बढ़ता जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए हमको कोई संस्था का निर्माण करना चाहिए, तो उस समय पर एक आपका अधिनियम निकाला जाता है जिसका नाम जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम होता है। घटना कब घटित होती है, तो ये आपकी रिपोर्ट जो निकल के आती है वो आपकी 1972 में निकल के आती है, ठीक है ना, रिपोर्ट 1972 में निकल के आती है। उसके ठीक 2 साल बाद यहाँ पर जो है इसका यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, गठन कर दिया जाता है। पहला वाला ऑप्शन आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, डायनामाइट में मुख्यतः होता है TNT होता है, या फिर आपका ट्राइनॉक्सिलिन होता है, या फिर आपका प्रिकिड एसिड होता है, या फिर आपका RDX होता है। डायनामाइट में आपको बताना है यहाँ पर क्या हो जाता है, ठीक है। ये तो सभी को पता है कि डायनामाइट जो है वो हमारा क्या है, तो आप ये बोलोगे सर एक तरीके का विस्फोटक पदार्थ हो जाता है, ठीक है ना, कैसा पदार्थ हो जाता है, तो एक तरीके से ये हमारा जो है विस्फोटक पदार्थ हो जाता है। अब इसमें होता है क्या है,
देखो डायनामाइट के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो आप यहाँ से समझो कि इसमें ट्राइनॉक्सिलीन का जो क्या हो जाता है यूज करा जाता है। बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ट्राइनॉक्सिलीन का यहाँ पे प्रयोग होता है। और इस ट्राइनॉक्सिलीन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, तो इसकी खोज 1863 में हुई थी, ठीक है ना, आप ये भी याद रखिएगा। इसकी खोज जो है 1863 में हुई थी। इसकी खोज किसने करी थी, तो आप यहाँ पर ये भी याद रखोगे इसकी खोज जो है वो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा यहाँ पे करी गई, ठीक है ना। किसके द्वारा यहाँ पर करी गई थी, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा यहाँ पर क्या हो जाती है, इसकी खोज जो है वो आपकी करी जाती है। क्लियर यहाँ तक कहेंगे सर, बिल्कुल क्लियर है। सिंगापुर में 24 अप्रैल 2024 में किस मसाले पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, मद्रास करी पाउडर या फिर मांस मसाला, फिश करी मसाला या फिर आपका ए और सी। चलिए जल्दी से बताइए। देखो सिंगापुर में 24 अप्रैल 2024 को किस मसाले पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो 24 अप्रैल 2024 के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो होता क्या है, वहां पे बेसिकली आपका ग्रुप है जिसको फूड एंड एनवायरमेंट आपका हाइजीन डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, एक ग्रुप आपका हो जाता है या फिर आप ये समझे डिपार्टमेंट हो जाता है जिसको फूड, ठीक है, इसका नाम हाँ फूड एनवायरमेंट हाइजीन डिपार्टमेंट, ठीक है ना, ये आपका यहां पर हो जाता है फूड एनवायरमेंट हाइजीन डिपार्टमेंट हो जाता है। इस डिपार्टमेंट में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो फूड सेफ्टी का ही डिपार्टमेंट है, ये भी आप यहाँ पर याद रखना कि सिंगापुर में ये जो है फूड सेफ्टी का आपका क्या हो जाता है, डिपार्टमेंट हो जाता है। तो ये क्या करता है, वहां पे जो हमारे एमडीएच वाले मसाले हैं, ठीक है ना, आप यहाँ पर याद रखना कि एमडीएच वाले जो मसाले हैं उसमें आपका क्या हो जाता है, मद्रास का जो करी पाउडर है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, एमडीएच का जो मद्रास का जो करी पाउडर है, इस पर यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, रोक लगा दिया जाता है। अब रोक क्यों लगाया जाता है, इसकी पैकेजिंग होती है ना, ठीक है ना, आप यहाँ पर ये भी याद रखोगे कि इसकी जो पैकेजिंग होती है उस पैकेजिंग के चलते इस पर रोक लगाया जाता है। क्योंकि उस पैकेजिंग के चलते ये था कि उस पैकेजिंग की वजह से कैंसर का, ठीक है ना, कैंसर जो है पैदा यहाँ पर ज्यादा हो रहा था, ठीक है ना, क्या हो रहा था, कैंसर पैदा ज्यादा हो रहा था, इसीलिए इस पर रोक लगा दी जाती है, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन में निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय या फिर आपका क्यूनल अवार्ड की घोषणा की थी, नेविल चैम्बरलेन या फिर आपका सेंटली बॉल्डविन या फिर सर विंस्टन चर्चिल या फिर आपके जेम्स रैमजे आपके मैकडोनाल्ड। यहाँ पे बताना है कि जो हमारा सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन में निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय या फिर आपकी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, यहाँ पे सही उत्तर बताएंगे क्या होगा, ठीक है। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे के द्वारा यहाँ पर क्या हो जाते हैं, मैकडोनाल्ड के द्वारा यहाँ पर इस अवार्ड की क्या करी गई थी, घोषणा जो है वो आपकी करी गई थी, ठीक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था, वर्ष 1930 में आपका स्टार्ट करा था या फिर 1931, 32 या फिर आपका 1933, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही दांडी मार्च भी बोला जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर ये भी याद रखेंगे कि ये जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है इसी को हमारा क्या हो जाता है, इसी को हमारा यहाँ पे दांडी मार्च भी नाम दिया गया या फिर दांडी मार्च भी बोला जाता है। पहली चीज तो आप लोग यहाँ पर याद रखोगे, ठीक है। अब ये जो दांडी यात्रा थी, ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या था कि इसी दांडी यात्रा को स्टार्ट करा गया, इसके बारे में बताता हूँ। ये जो दांडी यात्रा है वो आपकी कब स्टार्ट करी गई थी, 79 लोगों के समर्थन से यात्रा जो है वो आपकी स्टार्ट होती है। और कब स्टार्ट होती है तो आप यहाँ पर याद रखोगे कि 12 मार्च को 1930 को ये आपकी यात्रा जो है वो आपकी स्टार्ट होती है। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, यात्रा हमारी स्टार्ट हो जाती है। अब इन्होंने ही इसको जो है बेसिकली नाम भी दिया था, इसको आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक कानून तोड़ो आंदोलन बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, नमक कानून तोड़ो या नमक तोड़ो कानून जो है वो इसको यहाँ पे नाम दिया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। तो पहला वाला ये जो है वो हमारा सही उत्तर। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष डैश के रूप में मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस या फिर आपका विश्व जल दिवस। 11 जुलाई आपको बताना है प्रत्येक दिवस किस नाम से मनाया जाता है। तो आप यहाँ पर याद रखना कि 11 जुलाई प्रत्येक वर्ष जो है वो आपका यहाँ पे जनसंख्या दिवस के उससे मनाया जाता है, ठीक है ना। और कब यहाँ पर, तो 1987 से जो है ये डे आपका मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है तो आप यहाँ पर ये भी याद रखोगे कि 11 जुलाई 1987 से डे जो है वो आपका यहाँ पे मनाया जा रहा है, ठीक है। ड्यूरेंट रेखा किन दो देशों की सीमा है, ड्यूरेंट रेखा के बारे में बात करते हैं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की क्या हो जाती है, आपकी सीमा हो जाती है हमारी, कौन सी, यहाँ पे ड्यूरेंट रेखा हो जाती है, ठीक है। अगला है कि यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो आपको बताना है कहाँ पर। अगर ड्यूरेंट रेखा के बारे में एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। होता है क्या है
कि ड्यूरेंट रेखा जो है ये आपके अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की लाइन हो जाती है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो लाइन है वो आपकी 18 नहीं, ठीक है, चलो ठीक है, इसको इतना ही याद रखो। खैर, यूनिसेफ का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पे, तो यूनिसेफ के मुख्यालय के बारे में बात करते हैं तो न्यूयॉर्क यूएसए में हो जाता है, ठीक है। न्यूयॉर्क आपका यूएसए में हो जाता है, ठीक है, क्लियर। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है यहाँ पे बाल कल्याण के मुख्य उद्देश्य जो है इसकी स्थापना होती है, क्या हो जाती है यहाँ पे कि जो बाल कल्याण है, ठीक है, उसके यहाँ पर क्या हो जाती है, बाल कल्याण का एक तरीके से मुख्य उद्देश्य था बाल कल्याण, और ये आपकी कब होती है, 1946 में होती है, क्लियर। चलिए अब अगला देखिए यहाँ पर क्या है कि मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के लिए यहाँ पे प्रकाश समिति की मूल एसआई मात्रक आपको बताना है क्या है। चलो भाई जल्दी से बताओ यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या होगा। चलिए आपको बताना है कि प्रकाश समिति का फोटोमेट्री का मूल एसआई मात्रक क्या है, मोल है, एम्पियर है, कैनविल है या फिर आपका कैंडेला है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसका जो मूल मात्रक हो जाता है, ठीक है, मानव दर्श प्रणाली के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे उसका जो अध्ययन करा गया है उसके अनुभव से अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो प्रकाश समिति का एसआई मात्रक जो है वो आपका कैंडेला हो जाता है, ठीक है, शॉर्ट में सी और डी, ठीक है। और अगर हम लोग इसके, चलो इतना ही रखो, इसको डिटेल में नहीं, ठीक है। यूएसबी का प्रयोग किस लिए करा जाता है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि यूएसबी का जो प्रयोग है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक तरीके का पोर्ट टाइप है, पहली चीज, ठीक है ना, क्या हो जाता है, किसके लिए होता है, तो पोर्ट टाइप हो जाता है, बस। अगला है कि क्षारक लाल लिटमस पत्र को कर देता है बैगनी, गुलाबी, नीला या फिर पीला। तो यहाँ पर याद रखना कि जो क्षारक होता है वो जो लाल लिटमस पेपर होता है ना उसको किस तरीके का कर देता है, उसको नीला कर देता है, ठीक है ना, क्या कर देता है, यहाँ पे नीला कर देता है। तो ये लिटमस पेपर का वर्क क्या होता है, लिटमस पेपर का दो एक तरीके से बेसिकली क्या होता है कि जो यहाँ पे विलियन होते हैं, ठीक है ना, क्या हो जाते हैं, जो आपके जो विलियन होते हैं, ये विलियन कैसे हैं, ये विलियन आपके अम्लीय हैं, ठीक है, पहली चीज, या ये विलियन आपके जो है वो यहाँ पे क्षारीय हैं। इन दोनों के बारे में बताता है कि विलियन अम्लीय है या फिर क्षारीय, ठीक है। इस लिटमस पेपर का वर्क ही यही है। और कैसा कर देता है ये आपका, तो ये आपका नीला कर देता है, बस। अगला, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, विधायिकी है, कार्यपालिका है, राजनीतिक दल है या फिर आपकी न्यायपालिका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर समझो कि मूल अधिकारों का संरक्षक जो है वो यहाँ पर किसको बोला जाता है, तो वो आपकी न्यायपालिका हो जाती है, ठीक है ना, क्या हो जाती है, वो आपकी यहाँ पे न्यायपालिका हो जाती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो जब जब किसी के मूल अधिकारों का हनन होता है, किसी व्यक्ति के द्वारा करा जाता है, तो आप यहाँ पर एक बात को जरूर याद रखना कि वो क्या हो जाता है कि उसके अगर आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं तो उसके खुद के अधिकार कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो आर्टिकल 32 में देखने को मिलता है, ठीक है, और आर्टिकल 226 में देखने को मिलता है। और वो अपने मामले को उच्च न्यायालय तक भी ले जा सकता है। इस चीज को याद रखना है कि कभी भी किसी का मूल अधिकार हार्म होता है तो उसके मूल अधिकारों का वर्णन वो कहाँ पे मिलता है, आर्टिकल 32 में, और आर्टिकल आपका 226, ठीक है ना, 226 में मिलता है। और वो अपने इन अधिकारों के लिए कहां तक जा सकता है, अपने इन अधिकारों के लिए वो आपका उच्च न्यायालय तक भी जा सकता है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखें, ठीक है। चलिए, राजस्थान की विवाहित महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर वार्षिक त्योहार हिंदू माह में मनाया जाता है, कब, कार्तिक में मनाया जाता है, अश्विन में मनाया जाता है, फागुन में मनाया जाता है या फिर आपका चैत्र में मनाया जाता है, ठीक है। तो राजस्थान में जो विवाहित महिलाएं होती हैं और इन महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो आपका गणगौर त्योहार जो है वो आपका सबसे पहली चीज चैत्र माह में मनाया जाता है, ठीक है, चैत्र माह की तृतीय तिथि, ठीक है, ये भी यहाँ पर याद रखना। ये जो चैत्र माह होता है इसकी जो यहाँ पे तृतीय जो तिथि हो जाती है, इस दिन क्या हो जाता है, इस दिन ये आपका त्योहार जो है वो आपका मनाया जाता है। पहली बात तो आप यहाँ पर ये याद रखो, ठीक है। अब इस तृतीय तिथि में भी हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि माता जो देवी, हमारी जो देवी माता पार्वती हैं, ठीक है, उनके गौर रूप को मनाया जाता है और इसको गौरी तृतीय भी नाम दिया जाता है, ठीक है ना, क्या नाम देते हैं इसको जो है यहाँ पे गौरी तृतीय भी बोला जाता है, क्लियर। चलिए, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है, चलिए जल्दी से बताएंगे। जो लोकसभा अध्यक्ष है अगर ये अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा तो किसको करेगा, भारत के प्रधानमंत्री को करेगा, भारत के राष्ट्रपति को करेगा, या भारत लोकसभा के उपाध्यक्ष को करेगा, या फिर आपका संसदीय कार्य मंत्री को करेगा, ठीक है ना। चलो जल्दी से बताओ किसके द्वारा यहाँ पर ये चीज जो है, ठीक है, इसके द्वारा करी जाएगी। तो लोकसभा अध्यक्ष को जो अपनी त्यागपत्र देना होता है, जो अपना त्यागपत्र को संबोधित करता है जाके, तो वो किसको संबोधित करेगा, बहुत छोटी सी बात है, अपना त्यागपत्र जो यहाँ पर हो जाता है वो यहाँ पे सबसे पहली चीज यहाँ पर समझो, ठीक है। देखो, संविधान का जो हमारा आर्टिकल 93 कहता है उसके अनुसार से क्या होता है कि वो एक खुद भी एक अध्यक्ष है, लोकसभा का अध्यक्ष खुद भी एक अध्यक्ष है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं
ठीक है। जो खुद से एक अध्यक्ष है वो जाके यहाँ पर क्या करेगा, जो बाकी के मेंबर हैं उनको जाके देगा। असल में इसको जो चयनित करा जाता है लोगों के द्वारा, उपाध्यक्ष के द्वारा ही लोकसभा के अध्यक्ष को चुना जाता है। पहली बात इस चीज को याद रखना। और आर्टिकल 93 क्या कहता है, आर्टिकल 93 ये कहता है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों में से कोई भी अगर अपना त्याग पत्र देना चाहेंगे, ठीक है ना, कोई भी अपना त्याग पत्र देना चाहेंगे तो यहाँ पे लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अब मान लो अध्यक्ष किसको यहाँ पे त्याग पत्र देगा, तो अध्यक्ष जो त्याग पत्र है वो उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष त्याग पत्र किसको देगा, तो उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र यहाँ पे अध्यक्ष को देगा। तो ये एक दूसरे को यहाँ पर क्या देंगे, त्याग पत्र यहाँ पर अपना देंगे, ठीक है। मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा, वृद्धि होगी, कमी होगी, स्थिर बने रहेंगे या फिर आपके घट बढ़ जाएंगे, ठीक है। मुद्रास्फीति आपसे पूछ रहा है। देखो मुद्रास्फीति के बारे में बात करते हैं तो कीमत का जो स्तर है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, प्रभाकर वर्धन ने, पुलकेशिन ने, द्वितीय ने, नरसिंह वर्मा ने या फिर आपके शशांक ने। हर्षवर्धन के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा यहाँ पर करा गया था। लेकिन ये चीज पता कहाँ से चलती है, तो इस चीज को अगर हम लोग बात करते हैं पता कहाँ से चलती है, तो अहोल अभिलेख जो थे आपके, ठीक है ना, क्या हो जाते हैं, अहोल जो आपके अभिलेख हो जाते हैं, इन अभिलेखों से क्या हो जाती है, इस चीज का पता चलता है, ठीक है ना। अहोल अभिलेखों से क्या हो जाता है, इन चीज का पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय जो है, ठीक है, इसने क्या करा था, हर्षवर्धन को पराजित करा था। पहली चीज तो आप लोग यहाँ पर याद रखो, ठीक है। अब पुलकेशिन द्वितीय था कौन, तो चालुक्य नरेश, इसका पुलकेशिन द्वितीय जो है पूरा नाम हो जाता है, ठीक है। और हर्षवर्धन को कहाँ पे, तो नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है ना, कहाँ पर, आपके नर्मदा नदी का जो तट था वहां पर इसने क्या करा था, इसको पराजित करा था। जैव मात्रा को पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा होता है, तालाब, वन, घास स्थल या फिर आपका मैंग्रोव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो आपका किस में आपका हो जाता है, तो आप यहाँ पर याद रखोगे कि ये जो हमारा हो जाता है वो हमारा वन वाले क्षेत्र में यहाँ पे उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। चलो, जब इल्ली कैटरपिलर नामक अपने जीवन चक्र में अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो ये खुद को संभालने के लिए पहले एक जाल बुनता है, इसको डिम्ब कहते हैं, आरंभिक कोकून कहते हैं, प्यूपा कहते हैं या फिर आपका विलंबित कोकून कहते हैं, ठीक है। इल्ली जो होता है एक तरीके का प्यूमा, ठीक है ना, प्यूमा नामक एक जीवन चक्र उसका चलता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो क्या करता है, एक जाल बुनता है ना, तो वो जो जाल जो है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको आपको प्यूपा बोला जाता है, ठीक है। चलिए, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा तो पतली कमीजों में अधिक गर्म क्यों रख सकते हैं, तो पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती हैं तो उष्मा के संचरण रोकती हैं, या दो कमीजों के बीच वायु की जो परत है सुचालक के रूप में काम करती है। दो कमीजों में आपके जो बीच है, ठीक है, दो कमीजों का जो यहाँ पे बीच हो जाता है उसमें यहाँ पर क्या हो जाता है, परत जो है रुधिमायम के रूप से काम करती है। फिर उष्मा का विकिरण जो है वो आपका क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा अधिक होता है, ठीक है। यहाँ पे बताएंगे कि जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा वो क्या बनेगा कि दो कमीजों के बीच जो वायु की परत है रोधी माध्यम के रूप में काम करती है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों की नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस जीव में की जाती है, कवक, केंचुआ, जीवाणु या फिर हरे पौधे में, ठीक है। ग्रीन हाउस की जो नाइट्रस ऑक्साइड है और मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना किस में होती है और किस जीव से भी करी जाती है, ये आपको बताना है, ठीक है। अगर हम लोग बेसिकली बात करते हैं तो ग्रीन हाउस गैस पैदा करने में सबसे अधिक संभावना जो होती है वो आपकी जीवाणु में होती है, ठीक है ना। किसमें हो जाती है, तो सबसे अधिक संभावना जो है वो आपकी जीवाणु में हो जाती है। और जीवाणु में भी अगर बात करते हैं तो जीवाणु नाइट्रोजन जो तत्व होते हैं उसी की वजह से यहाँ पर ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं, क्योंकि इनसे जो है नाइट्रोजन तत्व सबसे ज्यादा जो है बनते हैं, ठीक है। उनके अंदर भी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन तत्व भी होते हैं। निम्नलिखित में से समानता लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे, कौन जाने जाते थे, ये आपको बताना है, ठीक है। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। और इनके द्वारा एक और भी लाइन थी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इनको जो है किस नाम से, लोकमान्य के नाम से, उनके द्वारा क्या बोला गया था कि स्वराज्य जो है, ठीक है ना, ये जो स्वराज्य है, स्वराज्य जो है मेरा यहाँ पर क्या हो जाता है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है ना। ये भी इनके द्वारा यहाँ पे बोला गया था, क्लियर। सूर्य में असीमित ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या फिर पेट्रोल गैस या फिर आपका रासायनिक अभिक्रिया। सूर्य में जो असीमित ऊर्जा है इसका स्रोत क्या हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखना कि अगर इसके हम लोग ऊर्जा के बारे में बात करते हैं तो इसका असीमित उपयोग यहाँ पे याद रखेंगे क्या हो जाता है, तो आपका नाभिकीय संलयन जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका ऊर्जा का स्रोत हो जाता है, ठीक है। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर पेश किया गया था, प्रतिभूति लेन देन कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर या फिर आपका सीमा शुल्क, ठीक है।
देखो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपका वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, ये क्या हो जाता है, ये आपका जीएसटी ही है। और ये आपका कब लागू करा गया था, तो ये जो जीएसटी है सभी को पता होगा, जीएसटी जो आपका लागू होता है वो आपका कब होता है, 1 जुलाई 2017 को आपका लागू होता है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन यायाती और तुगलक नामक नाटकों के प्रसिद्ध हैं। वीजू खोटे आपके प्रसिद्ध हो जाते हैं, ठीक है, या फिर हमारे यहाँ पर मोहम्मद जरूर खयाम, या फिर श्री राम लागू, या फिर ग्रीश कर्नाड जो है यहाँ पे फेमस हो जाते हैं। बताना है कि जो हमारे यहाँ पे सही उत्तर है वो आपका क्या होगा, ययाति और तुगलक नामक नाटकों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध यहाँ पे कौन है। तो ययाति और तुगलक नामक जो नाटक थे, तो ग्रीश कर्नाड यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस रहे, और एक तरीके से आपके लेखक भी थे, अभिनेता भी थे, फिल्म निर्देशक भी थे। और उनके जन्म के बारे में बात करते हैं तो ये मराठी थे, इनका जन्म 19 मई 1938 में हुआ, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा फेमस कहाँ पे, तो दक्षिण भारतीय जो हमारा रंगमंच है साउथ का जो है, ठीक है, वहां पे फेमस है। और इनको असल में फिल्मों का पितामह भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये भी याद रखना है, गिरीश कर्नाड को यहाँ पर क्या बोला जाता है, तो यहाँ पर नोट करिएगा, इनको फिल्म जो हो जाती है, ठीक है, फिल्मों का पितामह जो है वो भी आपका कहा जाता है, ठीक है ना। ये इस चीज को आप यहाँ तक याद रखोगे, पितामह इनको बोला जाता है। और कई चीजें जो इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है, एक दो चीजें नहीं है। और इनके जो सिलेबस इनके द्वारा लिखे गए, ये भी याद रखना है, इनके द्वारा सिलेबस लिखे गए हैं। और वो आज भी सिलेबस जो है ना कर्नाटक के अंदर पढ़ाया जाता है। सिलेबस को कहाँ पढ़ाया जाता है, तो आज भी कर्नाटक में जो इनके द्वारा सिलेबस लिखे गए हैं वो आज भी पढ़ाए जाते हैं। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, इनके बारे में जरूर याद रखिएगा, ठीक है। याद क्या रखना है, इतनी छोटी सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। बाकी इनको पुरस्कार भी बहुत से मिले हैं, ठीक है। इनको सबसे पहले साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला, ठीक है। सबसे पहली चीज आप यहाँ पर याद रखना है, इनको पुरस्कारों की इनकी गिनती याद रखो, ठीक है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले इनको क्या मिलता है, आपका साहित्य में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिलता है, ठीक है। यहाँ पे नोट करना है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, ये इनको मिलता है। अब ये जो पुरस्कार है आपका कब मिलता है पता है आपको, साहित्य अकेडमी पुरस्कार आपका 1994 में मिलता है, ठीक है ना। कब मिलता है, 1994 में इनको जो पुरस्कार है वो आपका मिलता है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ज्ञानपीठ मिलता है, ठीक है ना। क्या मिलता है इनको, यहाँ पे ज्ञानपीठ मिलता है। ज्ञानपीठ कब मिलता है, तो ज्ञानपीठ जो है वो आपका 1998 में मिलता है, ठीक है। इसके बाद इनको पद्मश्री भी मिलता है, ठीक है ना। क्या मिलता है इनको, पद्मश्री भी मिलता है। पद्मश्री कब मिलता है, तो आप यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, पद्मश्री इनको 1974 में मिलता है, ठीक है। फिर इनको पद्म भूषण भी मिलता है, ठीक है ना। क्या मिलता है इनको, पद्म भूषण भी मिलता है। ये इनको कब मिलता है, तो 1994 में मिलता है, सॉरी 1992 में मिलता है, ठीक है। तो ये 4 पुरस्कार जो है इनको यहाँ पर मिलते हैं, चारों के नाम पर याद भी रखिए, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है कि भारत में कुछ हिस्सों में किसान अपने की पूजा करके पोलो त्योहार जो है मनाते हैं, ठीक है ना। किसकी पूजा करके, किसान अपने खेत और औजार की, पूर्वजों की, या फिर यहाँ पे आपकी क्या नाम, बैल की। तो याद रखेंगे कि अगर कुछ जगह हम लोग यहाँ पे याद रखते हैं तो कुछ हिस्सों में किसान जो अपने बैलों की पूजा करके पोलो त्योहार जो है वो आपका मनाते हैं। इसको इसलिए ये जो पूजा है ये गोवर्धन पूजा का ही प्रतीक भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा, बैलों को कहीं ना कहीं किसानों की जीवन रेखा भी बोला जाता है। इस चीज को भी आप याद रखना कि किसानों की जो जीवन रेखा है वो किसको बोलते हैं, तो बैल को ही किसान की जीवन रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो कब, देखो भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक। अगर आपसे पूछा जाए रिजर्व बैंक क्या है हमारी भारत की, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे भारत का केंद्रीय बैंक इसको बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, भारत का केंद्रीय बैंक जो है इसको यहाँ पे नाम दिया जाता है। और एक्चुअल में केंद्रीय बैंक भी है भारत का, ठीक है, बोलेंगे सर, बिल्कुल क्लियर है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसको सभी बैंकों का संचालक भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं कि जितनी की जितनी बैंक है ये सभी बैंकों का इसको क्या बोला जाता है, सभी बैंकों का यहाँ पर इसको संचालक भी जो है यहाँ पे नाम दिया जाता है, ठीक है ना। क्या करा जाता है, इसको सभी बैंकों का संचालक नाम भी देते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं इसकी स्थापना जो है कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है ना। कब हो जाती है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ था, तो इसका मुख्यालय जो है वो आपका मुंबई में था, ठीक है ना। इसका मुख्यालय अभी प्रेजेंट में बात करते हैं तो मुंबई है। तो यहाँ पे 1935 1 अप्रैल 1935 जो है वो आपका सही आंसर। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी या फिर शतरंज है, ठीक है। तो संतोष ट्रॉफी जो है वो आपका फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे पुरानी फुटबॉल की प्रतियोगिता भी है, ठीक है। संतोष ट्रॉफी प्रतियोगिता सबसे पुरानी प्रतियोगिता थी और ये इससे रिलेटेड थी, ठीक है। अब यहाँ पे संतोष ट्रॉफी की जो शुरुआत करी गई थी 1941 में करी गई थी, ठीक है ना। कब करी गई थी, 1941 में करी गई थी। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, किसके द्वारा, तो इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग जो है वो आपकी करी जाती है।
AFC वुमेन्स एशियन कप 2026 की मेजबानी के लिए 24 मई 2024 को किस देश को चुना गया था? ब्राजील, उज्बेकिस्तान, थाईलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहाँ पे किसको चुना जाता है? तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को चुना जाता है। और कब कब आपका, तो आप यहाँ पर याद रखो कि हर प्रत्येक 4 साल में ये जो गेम है वो आपके हेल्ड होते हैं। ठीक है ना, हर प्रत्येक 4 साल में गेम हेल्ड होते हैं, फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आप लोग को हर एक क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। 40 क्वेश्चन आपके अप्रॉक्स यहाँ पे क्लियर हो गए, मतलब 2 पेपर के क्वेश्चन आपके यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपको क्लियर करवा दिए गए। अब आपके लिए यहाँ पे जरूरी क्या हो जाता है, क्या प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, डेली क्वेश्चंस को लगाइए, डेली क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। देन आप जाके अच्छे मार्क्स जो है एग्जाम के अंदर गेन भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर द क्लास सपोर्ट।